जय हिंद प्यारे बच्चों, अधिकारी वाला ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। और आज आगाज़ हो चुका है हमारे अचीवर्स बैच का। और इस अचीवर बैच की जो टैग लाइन है जिस पे हम लोगों को काम करना है वो ये है कि तुम मुझे समय दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए इस बैच से और देखते हैं कैसे हम अपनी इस टैग लाइन को कंप्लीट करते हैं। और जैसा कि सर ने आपको लॉन्चिंग के समय कुछ आपसे वादे किए थे, दावे किए थे, और उन सबको भी पूरा करना है। साथ ही साथ हम अपने डायरेक्टर सर को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। तो सर हैप्पी बर्थडे। और शुरू करते हैं आज हम लोग अपने इस अचीवर्स बैच की पहली क्लास। और आज की हमारी पहली क्लास है क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई है, अर्थात इस दुनिया की भी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो जननी से हुई है, अर्थात माँ से हुई है। और माँ से बढ़ के कुछ नहीं है, हम सब जानते हैं। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ ही सब कुछ है। और माँ का मतलब है हिंदी। और हिंदी वो सब्जेक्ट है, हम फिर एक बार कहेंगे कि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक वो मार्ग है जिस पर चलकर आप अपने सपनों को बहुत आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो अचीवर्स बैच है जिसमें हम यूपीपीसीएस और यूपीआरओ एआरओ को लेकर के चल रहे हैं, इन दोनों ही परीक्षाओं में सबसे अहम किरदार जिसका होगा वो हमारी माँ है, हमारी भाषा है, हमारी हिंदी भाषा। इसलिए हम शुरुआत यहीं से करेंगे। और वास्तव में हिंदी ही हमको हमारी संस्कृति बताती है और हमारे लिए जितने भी विकास के रास्ते हैं वो यहीं से खुलते हैं। जैसा कि मैं बात करूं, मैंने ये क्यों बोला कि हिंदी ही हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति को यही बताती है, यही समझाती है, यही दिखाती है, और इसी के माध्यम से हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आज के टाइम पे, थोड़ा सा समझना बच्चों, आज के टाइम पे जहाँ ज़माना इतना मॉडर्न हो गया है, हर कोई इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पहनना, उसी को चलन में लेके आ रहा है। और हिंदी बोलना, हिंदी पहनना, हिंदी पहनने का मतलब आप सब जानते हो हिंदी कैसा, हमारी संस्कृति में वेशभूषा कैसी होती है, कुर्ता पजामा पहनना, धोती कुर्ता पहनना, जो कि काफ़ी पीछे हो गया है। लेकिन इस बढ़ते मॉडर्न युग में और बढ़ती टेक्नोलॉजी में इसमें कोई शक नहीं है, आज हम चांद पे पहुंच गए हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें, हम बहुत कुछ खोते भी जा रहे हैं। क्या खोते जा रहे हैं? जैसे आज मोबाइल आ गया, हम यहाँ से बैठ करके लंदन से बात कर लेते हैं, तो दूरियाँ तो बहुत कम हो गई। इंसान चांद पे पहुँच गया, बहुत कम दूरियाँ हो गई। लेकिन इस बीच हम क्या खोते जा रहे हैं, कभी विचार किया? जैसे कहा गया है कि फासलों में आ गई कितनी कमी, फासलों में आ गई कितनी कमी, चांद के नज़दीक है आदमी, सोचते हैं देर से लेकिन मगर दूर क्यों है आदमी से आदमी। जहाँ आज टेक्नोलॉजी ने इतनी दूरियां कम कर दी कि इंसान चांद पे पहुंच गया, यहाँ पे बैठ के हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बात कर ले रहा है। वहीं एक ही घर में रहने वाले दो भाई एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। सुबह गए, शाम को आए, कब आए पता नहीं। फोन पे ही सारी चीजें हो रही हैं, एक दूसरे की शक्ल हम लोग 2-2 3-3 साल तक हो जाते हैं, नहीं देखते हैं, देख ही नहीं पाते हैं। और जिनसे कितनी कमियां आती हैं इस समाज में हम सब जानते हैं। तो कहने का मतलब जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना हम बहुत कुछ खोते जा रहे हैं। और इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जैसे जिस पे हमें चर्चा करनी है, वो ये है हम अपनी हिंदी भाषा को, हिंदी भाषा आपसे नहीं चाहती है आप हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश की तरह 4 घंटे पढ़िए, ट्यूशन पढ़िए। वो सिर्फ ये चाहती है कि जब से आपने पढ़ना शुरू किया सिर्फ हमको समझिए, हमको थोड़ा सा सम्मान दीजिए। क्योंकि माँ क्या चाहती है? माँ सम्मान चाहती है, आपका रुपया पैसा नहीं चाहती है।
सेम ये हिंदी सब्जेक्ट होता है। हम अपने बच्चों को या हम खुद जब 8th 9th में पहुंचते हैं ट्यूशन्स लगवा लेते हैं। किन सब्जेक्टों की लगवाते हैं आप जान रहे हैं, और क्या नहीं लगवाते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, वो है हिंदी। और आगे चल के जब हम आते हैं बनने समीक्षा अधिकारी तो पढ़ते हैं हिंदी, और फिर करते हैं कोचिंग हिंदी की, फिर काम नहीं आती हैं जिनकी ट्यूशन्स हमने लगाई। और जिन चीज़ों की हम ट्यूशन्स पढ़ते हैं जरा सोच के देखिए, क्या हम कभी कंप्लीट हो पाते हैं उनमें? नहीं। और इसी के साथ हिंदी को सिर्फ आप घर में 20 से 25 मिनट देना शुरू कर दीजिए, तो ये हिंदी में आप कभी अनकम्प्लीट नहीं होंगे, आप हमेशा कंप्लीट रहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वो सब्जेक्ट है, आपको धोखा नहीं देता है अगर आपने वास्तव में इसको सम्मान दिया, क्योंकि ये माँ है और माँ किसी के साथ धोखा नहीं करती है। तो सिर्फ इस सब्जेक्ट को हमें समय देना है। और फिर देखिए इस माँ का जलवा, ये आपके लिए क्या कर सकती है। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। आज इंग्लिश ज़माने में हम लोग कहते हैं कि आप बोलिए, जो आपसे सीनियर है उसको क्या बोलना? आप। नहीं बोलना क्या है? तुम। और इसके साथ अगर हमने कह दिया तू, तब तो और बेकार, तब तो और बेकार। अब समझना, ये आप कहां से आया? तो अंग्रेजी वर्ड यू से आया। ये किसकी देन है हम सब जान रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने क्या सिखाया, क्या किया हमारे साथ? हमको सिर्फ विभाजित किया, हमको तोड़ा, और यही वो सिखा के भी गए। अब समझिए, समझिए जरा। हमने आपको बोला कि आप बोलिए और तू तुम कह दिया, तो आपको गवार, आपको कुछ नहीं आता, आप पढ़े लिखे होकर के बेवकूफ हो, आप क्या बोल रहे हो? तो समझिए जरा इस चीज को। हिंदी क्या कहता है? हिंदी आपको समझाएगा, हिंदी आपको समझाएगा कि किसको आप कहना है, किसको तू और तुम कहना है, किसको आप कहना है और किसको तू और तुम कहना है। तो समझिए जरा। हम कहते हैं जो हमसे बड़ा है, हम कहते हैं जो हमसे बड़ा है उसको हम आप कहेंगे और नहीं कहेंगे तू और तुम। ये इंग्लिश सिखा रही है। अब गौर करिए जरा, तू और तुम कहां बोलते हैं ज्यादातर लोग? गांव में। अब मैं बताऊं आपको, आप बोलने वाले लोग कब छोड़ के चले जाएंगे पता ही नहीं है। माँ बाप को छोड़ देते हैं, आप करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, शहर में रहते हैं, और गांव में तुम और तू बोलने वाला भाई बहन की विदाई पे भी रोता है। अब देखिए ये तुम और तू, देखो हिंदी कहता है आप उसको बोला जाता है जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जिससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, बस वो हमसे सीनियर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? आप। लेकिन अगर उससे हमारा कोई रिश्ता बन रहा है तो हम आ जाएंगे इस पे, हम उसको क्या बोलेंगे? तुम। और रिश्ता बहुत गहरा हो जाए तो हम आ जाएंगे किस पे? तू पे। अब समझना, ये तू तुम तुझको ये दोस्तों की भाषा होती है, ये हिंदी खड़ी बोली की भाषा है। और वो हिंदी खड़ी बोली जिसको हिंदुस्तान की राजभाषा बनाया गया, ये उसके वर्ड हैं। भाई दोस्त आपस में एक दूसरे को आप नहीं कहते हैं, तू तेरे को तुझको बोलते हैं। दूसरा उदाहरण मैं बताऊं, सारे फिल्मी गानों में ये सर्वनाम होते हैं। बेटा ये सर्वनाम हैं, आप तू तुम, और मैं पढ़ाऊंगा। सारे गानों में ये होते हैं। अब देखिए, जब हीरो हीरोइन एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं तो आपका प्रयोग करते हैं, कहते हैं आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया रे। आप कह रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, रिश्ता नहीं है उनके बीच, रिलेशन नहीं है। और जैसे ही रिलेशन बना, तुम जो कहो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन घटाओं को इन हवाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। भाई आप क्यों नहीं कह रहा है? क्यों नहीं आप कह रहा है? आप समझिए जरा, आप क्यों नहीं कह रहा है? और रिश्ता और गहरा हो गया तो किस पे आ जाता है? तू पे। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही दिल का सुकून है ना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं।
तो आप समझिए ये हिंदी क्या आपको सिखाती है और अंग्रेजी क्या सिखाती है। अंग्रेजी कहती है सभी को आप बोलो, आपको रिश्ते बनाने नहीं है, छोड़ के चले जाओ माँ बाप भाई बहन को। लेकिन हिंदी कहती है नहीं, आपसे तुम पे आ जाओ, तुमसे तू पे आ जाओ। हस्बैंड वाइफ के भी बीच की भाषा यही होती है जब वो आपस में है ना तू तू कर लेते हैं। और दोस्तों की भाषा तो यही है, लेकिन क्या दोस्ती का रिश्ता कभी टूटता है? नहीं टूटता है, क्योंकि वो आपका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्त। बहुत सारी प्रेयर तू से शुरू हुई हैं। और हमारी राजभाषा हिंदी में, हिंदी की जो 18 बोलियां हैं, मैं आपको एक बोली पढ़ाऊंगा, उनमें से जो खड़ी बोली है उसको राजभाषा लिया गया है, इसीलिए क्योंकि खड़ी बोली के ये शब्द हैं मेरठ और दिल्ली के तराई क्षेत्र में जो बोली जाती है ना बोली, खड़ी बोली। देखिए मेरठ वाले बंदे और दिल्ली के लड़के कैसे बोलते हैं, तू तेरे को, आपको लगेगा लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, वही सबसे मजबूत भाषा है। तो आप समझ गए ये हिंदी आपको क्या सिखाती है। तो हिंदी सिखाती ही नहीं है आपको कैसे अपना जीवन जीना है और अपनी संस्कृति को मजबूती के साथ पेश करना है और आगे चीजों को लेके जाना है, वो आपको ये सिखा रही है। अब आते हैं आगे। तो हिंदी, सबसे पहले हम आपके सामने लिखेंगे हिंदी। तो हमको ये बताइए, मैंने 2 वर्ड हिंदी में लिखे, एक ये लिखा एक ये लिखा, इसमें से सही क्या है? बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता इसमें सही क्या है। हिंदी लिखा कैसे जाता है? हिंदी लिखा कैसे जाता है? तो देखिए लिखा तो बहुत सारी बुकों में ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा, लेकिन कहा जाता है कि जिस पे नहीं बिंदी वो नहीं हिंदी। बिंदी वाले शब्द मानक शब्द होते हैं। मानक का मानक क्या होते हैं मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। अब आते हैं आगे और हम लोग शुरुआत करते हैं जहां से, वहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। और हम शुरुआत कहां से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे हिंदी क्या है, तो हिंदी एक भाषा है और इस भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है। और जब आप वहां से पढ़ेंगे तो कभी वहां से आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारी भाषा कहां से निकलती है, उसके बाद देखेंगे इसमें कैसे विकास हुआ, और विकास हुआ तो विभाजन हुआ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही क्या कहलाता है, जब किसी चीज में एक्सपेरिमेंट होता है तब उसमें डेवलपमेंट होता है, डिवीजन होता है और नई चीजें निकलती हैं, और नई चीजें निकलती हैं तो फिर और क्या क्या होता है। तो कहने का मतलब भाषा कहां से पैदा हुई, भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा में विभाजन कैसे होता है, और फाइनली हमारी हिंदी भाषा और हिंदी की 5 उपभाषा और 18 बोलियां कैसे निकल कर आई, हम इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। भाषा के रूप कितने होते हैं, भाषा के स्वरूप कितने होते हैं, हम वो पढ़ेंगे। अरे बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता स्वरूप और रूप में डिफरेंस क्या होता है, रूप और स्वरूप में अंतर क्या होता है, बताऊंगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं भाषा की उत्पत्ति। तो देखिए भाषा की उत्पत्ति, तो देखिए, और किस भाषा की उत्पत्ति पे हमें विशेष चर्चा करनी है, वो है हिंदी, ठीक है। उत्पत्ति देखिए, तो उत्पत्ति देखो, तो देखिए संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा या हम कह सकते हैं संस्कृत के भास धातु,
संस्कृत के भास धातु से इसकी उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति? भाषा की। हमको किसकी उत्पत्ति पढ़नी है? हमको भाषा की उत्पत्ति पढ़नी है। और इसी में से हम देखेंगे हिंदी भाषा। बहुत सारी भाषाएं निकलेंगी। तो भाषा की उत्पत्ति कहां से हो रही है? संस्कृत के भास धातु से हो रही है। और इस भास का अर्थ होता है कहना। भास का अर्थ क्या होता है? भास का अर्थ होता है कहना। ठीक है, अब देखो, तो कहने का मतलब यह हो गया कि ये संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा रही होगी। बिल्कुल रही है। इसका कोई प्रमाण? बिल्कुल है प्रमाण। शुरू करता हूं मैं। तो देखिए, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा मैंने बता दिया, जैसे कौन सी हो गई? संस्कृत हो गई। अब ये संस्कृत जब दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, हम कैसे मान लें? संस्कृत। तो देखो, मानव उत्पत्ति का साक्ष्य किसमें दिया गया? सबसे पहले ऋग्वेद में। मानव उत्पत्ति का साक्ष्य, मानव उत्पत्ति का साक्ष्य किसमें दिया गया? तो दिया गया ऋग्वेद में। ठीक है, अब इस ऋग्वेद की भाषा क्या थी? तो ऋग्वेद की भाषा क्या थी? संस्कृत। ऋग्वेद की भाषा क्या थी? संस्कृत। ठीक है, ऋग्वेद कब लिखा गया? 1500 ईसा पूर्व में। 1500 ईसा पूर्व में लिखा गया ये। ठीक है, तो कहने का मतलब सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी भाषा थी संस्कृत। और यहीं पर मानव उत्पत्ति के साक्ष्य मिले। और उसके बाद मानव जब आया, मानव ने आगे जो है इसी संस्कृत भाषा में प्रयोग करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे अन्य भाषाओं का जन्म हुआ। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये 1500 में लिखा गया ऋग्वेद। तो देखिए, इसी संस्कृत भाषा में आगे, इसी संस्कृत भाषा में आगे क्या होने लगा? प्रयोग। और जब इसमें प्रयोग होने लगा तो इसके दो रूप निकल के आए। इस संस्कृत भाषा के दो रूप निकल के आए। एक को कहा गया वैदिक संस्कृत, एक को क्या बोला गया? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। और इस वैदिक संस्कृत का जो काल बताया गया 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब इसको वैदिक संस्कृत क्यों कहा गया? क्योंकि इसी समय जो है आपके वेदों की रचना होती है। अर्थात आपका लिखा गया ऋग्वेद, आपका लिखा गया अथर्ववेद, आपका लिखा गया सामवेद, और आपका लिखा गया यजुर्वेद। दूसरी चीज, इस वैदिक संस्कृत में ये वेद लिखे जा रहे हैं, तो इन वेदों को लिखा किसने? देवताओं के द्वारा लिखे गए। अर्थात एक सवाल आता है कि देववाणी भाषा के किस रूप को कहा जाता है? क्योंकि यहां पर उत्तर संस्कृत होगा। यहां पर कौन से संस्कृत होगा? तो उत्तर संस्कृत होगा। तो देववाणी किसको कहा जाएगा? देवताओं की वाणी। तो देवताओं के द्वारा वेद लिखे जा रहे हैं, तो देवताओं की वाणी कौन सी हो जाएगी? वैदिक संस्कृत। अर्थात एक ही सवाल आपके सामने आ गया कि इस वैदिक संस्कृत को ही क्या बोलेंगे? देववाणी। देववाणी। उसके बाद देखो, ये जो चार वेद हैं, इन चारों वेदों के संकलन को क्या कहते हैं? चारों वेदों के संकलन को क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों के संकलन को संहिता कहा जाता है। और हर एक वेद अपने आप में संहिता है।
हर एक वेद अपने आप में संहिता है, जैसे ऋग्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता। लेकिन अगर स्पेशली संहिता क्या है तो आप कहेंगे चारों वेदों का संकलन। चारों वेदों का संकलन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संहिता। अच्छा बताओ, जय संहिता किसका नाम है? जय संहिता महाभारत को कहते हैं। ठीक है। एक और चीज, वेद कितने हैं? 4। कोई बता सकता है पांचवा वेद किसको कहा जाता है? पांचवा वेद किसको कहा जाता है? पांचवा वेद किसको कहते हैं? पांचवा वेद कहा जाता है नाट्य शास्त्र को। भरत मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र लिखा गया है उसको पांचवा वेद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो देखो, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या बताई है 8। कितनी बताई है? 8। कौन सा रस उसमें शामिल नहीं है? तो याद करने की जरूरत नहीं है। हिंदी में मैं जितनी चीजें बताऊंगा याद नहीं करना है। आप बताइए, नाटक, मूवी या किसी भी चीज में किस रस की जरूरत नहीं होती है? शांत रस की। साइलेंट मूवी देखोगे? नहीं देखोगे। तो शांत रस उनके नाट्य शास्त्र में नहीं है। अब नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद क्यों कहते हैं? तो देखिए, नाट्य शास्त्र क्या है? तो भरत मुनि ने यह विचार किया एक बार कि वेद तो लिखे हैं संस्कृत में, वेद तो लिखे हैं संस्कृत में, और हर आदमी को संस्कृत आती नहीं है। लेकिन वेदों में तो अच्छी बातें लिखी हैं। हमको कैसे अपने समाज का निर्माण करना है, कैसे क्या करना है, ये सब बड़े अच्छे से वेदों में दिया हुआ है। देवताओं ने बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये संस्कृत में है, तो इनको जब पढ़ोगे तभी तो समझोगे। और अगर पढ़ने वाला संस्कृत का विद्वान है तो वो बताएगा भी संस्कृत में। तो आमजन कैसे इन चीजों को समझे? तो उन्होंने क्या किया कि इसको नाटक के माध्यम से लोगों के सामने पेश किया जाए। अर्थात इन चारों वेदों की जो चीजें हैं, अच्छी बातें हैं, उनको पात्रों के माध्यम से एक मंच पे लाया जाए और एक्टिंग कर करके उनको प्रेजेंट किया जाए। तो मूवियों में जो बोला जाता है, जो दिखाया जाता है, उस चाहे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, सबको याद हो जाता है, सबको समझ में भी आ जाता है। तो इसलिए उन्होंने जो है इन चारों वेदों की चीज़ों को निकाला और एक शास्त्र बना डाला जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। तो उसी नाट्य शास्त्र को पांचवें वेद की भी उपमा दी जाती है। तो पांचवा वेद किसको कहा जाता है? तो पांचवा वेद कहा जाता है नाट्य शास्त्र को। ठीक है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? तो भरत मुनि की ये रचना है, भरत मुनि। ठीक है। तो इतना समझ गए आप लोग। अब उत्तर संस्कृत देखो। उत्तर संस्कृत का जो कार्य समय है वो 1000 से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। ठीक है। अब इस उत्तर संस्कृत को 2 और नामों से जानते हैं। इसको ब्राह्मण संस्कृति भी कहते हैं, इसको ब्राह्मण संस्कृत भी कहते हैं। ब्राह्मण संस्कृत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्राह्मणों की भाषा थी संस्कृत। आम जन इसको नहीं पढ़ पाता था, विद्वान ब्राह्मण लोग ही थे, तो इसलिए इसको ब्राह्मण संस्कृति भी कहा गया। फिर लौकिक संस्कृति। लौकिक का मतलब क्या होता है? यहाँ की संस्कृति, इस धरातल की संस्कृति। क्योंकि वेद देवताओं ने लिखे वो अलौकिक हैं, लेकिन ये, तो इसको लौकिक संस्कृत भी कहा गया। लौकिक संस्कृत। अब समझो, यहीं पर साहित्यों की रचना होने लगी। जैसे यहीं पर लिखा गया रामायण, यहीं पे लिखा गया रामायण, यहीं पे लिखा गया महाभारत, यहीं पे लिखे गए पुराण, यहीं पे लिखे गए वेद, तो हो ही गया उपवेद। उपवेद, यहीं पे लिखे गए वेदांग, यहीं पे लिखे गए अरण्यक,
यहीं पे लिखे गए उपनिषद, ठीक है। मतलब इतनी चीजें लिखी गई कहां, उत्तर संस्कृत में। अब आप समझ सकते हैं कि एक भाषा में एक्सपेरिमेंट होने लगा, अर्थात उसमें प्रयोग होने लगा। और जब किसी चीज में प्रयोग होता है तो फिर क्या होता है, उसमें विकास होता है, उसमें विभाजन होता है। और वही भाषा में होने लगा कि संस्कृत भाषा के जहां दो रूप देखने को मिले, उसके बाद उत्तर संस्कृत में आकर के इसमें इतनी चीजें लिखी गई, यहां साहित्य लिखे जाने लगे। और जब ये साहित्य लिखे जाने लगे तो इसमें और ज्यादा विभाजन हुआ और एक अगला स्वरूप विकसित होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग इसको देखते हैं। देखो, तो यहां पर उत्तर संस्कृत, अर्थात मैं एक बार लिख देता हूं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, संस्कृत। मैं एक क्रम बना देता हूं। देखो, संस्कृत, और उसके बाद हमने क्या देखा, उत्तर संस्कृत, ठीक है। और उत्तर संस्कृत को अगर हम लिखें उत्तर संस्कृत, तो उत्तर संस्कृत के बाद अब भाषा का अगला स्वरूप जो आपके सामने निकल के आएगा वो है पाली। क्या है, पाली। पाली भाषा का जो समय दिया गया है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी। अब देखो, समझते हैं इसको। यहां पे हम पाली भाषा, तो पाली भाषा, ये भाषा का अगला स्वरूप आपके सामने निकल के आता है। यहां से बहुत सारे सवाल आते हैं। पहला सवाल, पाली भाषा का विकास। पाली भाषा का विकास, तो पाली भाषा का विकास किसने किया, तो पाली भाषा का विकास बौद्धों ने किया, अर्थात बौद्ध धर्म ने किया। बौद्धों के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, या महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, पाली भाषा में दिए। उसके बाद में पाली को कहा जाता है प्रथम देशी जनभाषा। जनभाषा, जनभाषा क्यों लगा दिया गया, क्योंकि ये हर मतलब आम जन की भाषा थी, जो पढ़े लिखे नहीं थे उनकी भी भाषा कौन सी थी, पाली। तो भारत की प्रथम भाषा पूछेगा तो संस्कृत होगी, लेकिन प्रथम देशी जनभाषा अगर पूछ रहे हैं तो वो कौन सी होगी, तो वो होगी पाली। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद में देखो, इसके बाद अगला स्वरूप निकल के आता है प्राकृत। प्राकृत अर्थात एक स्वतंत्र भाषा है, ये सभी का अधिकार है इस भाषा पे, ये भाषा का वो स्वरूप है। और इसका टाइम है, इसका टाइम दिया गया है प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी। अब यहाँ पे ईस्वी आ गया, ठीक है। ये ईसा पूर्व ईस्वी क्या है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये प्राकृत स्वरूप निकल के आया। अब फिर वही चीज हम देखेंगे कि इसका विकास, इसका विकास किसने किया, तो इसका विकास किया जैन धर्म ने। जैन धर्म ने, अर्थात जैनियों के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, पाली प्राकृत भाषा में। अब यहां पे एक चीज कंफ्यूजन करने वाली है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले आया, लेकिन देखिए उनके ग्रंथ बाद में लिखे गए। बौद्ध धर्म के साहित्य पहले लिख दिए गए थे और जैन धर्म के साहित्य बाद में लिखे गए। यही वो वजह है कि इनका क्रम बाद में आ रहा है। और जब जैनियों ने अपने साहित्य लिखने शुरू किए उस समय भाषा का कौन सा स्वरूप था, तो वो था प्राकृत। ठीक है।
हालांकि महावीर ने अपने उपदेश पाली में दिए, लेकिन उनके साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में थे। एक सवाल और आता है, मलेच्छों की भाषा कौन सी थी? ये मलेच्छ कौन है, इतिहास में पढ़ाऊंगा। ये आक्रांता हैं, भारत पे आक्रमण करने वाले। ठीक है, तो इन मलेच्छों की भाषा कौन थी? मलेच्छों की भाषा, हालांकि इसमें कुछ अच्छे राजा भी हुए हैं मलेच्छों के, जिन्होंने कुछ अच्छी चीजें की। तो मलाच्छों की भाषा, अब देखो फिर इसमें प्रयोग हुआ तो भाषा का एक और स्वरूप निकल के आ गया, जिसको हम कहते हैं अपभ्रंश। क्या कहेंगे? अपभ्रंश। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आपने यहां से सुना होगा अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? अपभ्रंश का समय क्या है? तो समय है 500 से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी। अब अपभ्रंश का मतलब है भाषा का बिगड़ता हुआ रूप। भाई किसी चीज में प्रयोग एक सीमा तक सही है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी संरचना बिगड़ जाएगी, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, स्वरूप बिगड़ जाएगा। भाई आप जिम जाते हो, एक सीमा तक तो ठीक है, वही सब चेस्ट बना लिया, अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप वही रोज बना रहे हो तो कई बार क्या होता है, वही सब इतने ज्यादा हो गए, चेस्ट इतना ज्यादा हो गया कि शरीर ही टेढ़ा हो गया। तो प्रयोग एक सीमा तक ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा भाषा में, और भाषा का स्वरूप ही बिगड़ गया, और उस बिगड़े हुए स्वरूप को क्या कहा गया? अपभ्रंश। तो हम कह सकते हैं कि भाषा का बिगड़ा रूप क्या है? अपभ्रंश है। इसी अपभ्रंश को अवहट्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवहट्ट। तो इस तरह से जो है भाषा का विकास होता है। तो आपसे यदि हम पूछें कि भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई, तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से होती है, अर्थात संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा हो गई। उसी क्रम में अगला रूप भाषा का क्या होगा? तो पाली, उसके बाद क्या होगा? प्राकृत, और उसके बाद क्या होगा? अपभ्रंश। अपभ्रंशों की संख्या कितनी है? तो अपभ्रंशों की संख्या कितनी है? अभी सारे अपभ्रंश में बताऊंगा। इन्हीं अपभ्रंश से जो भारत की 18 बोलियां और 5 हिंदी की उपबोलियां निकलेंगी। तो यहां से सवाल आता है, पहला सवाल तो यह आता है कि भाषा के विकास का सही क्रम बताइए, और वो क्रम में पाली बाद में कर देगा, प्राकृत आगे कर देगा, या अपभ्रंश आगे कर देगा, इसको पीछे कर देगा। क्योंकि अपभ्रंश के बाद में एक क्रम आपको मिलेगा, जो मैं क्रम की बात कर रहा हूं, तो इसी के बाद निकल के आएगी आपकी हिंदी। क्या निकल के आएगी? हिंदी। ठीक है, जहां तक हमें जाना है, और उसके बाद हम हिंदी को पढ़ेंगे। तो याद कर लीजिएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी की उत्पत्ति कहां से हो रही है? तो अपभ्रंश से हो रही है। हिंदी की उत्पत्ति कहां से होगी? अपभ्रंश से होगी। दूसरा सवाल यहां से आता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है और हिंदी की जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी कौन है और हिंदी की जननी कौन है? बताइए, बताइए विजय, बताइए। हिंदी की जननी, हिंदी की जननी और हिंदी की आदि जननी। तो आदि जननी मतलब परदादी दादी जो भी हैं, मतलब संस्कृत। आदि जननी बोलेंगे तो संस्कृत, और जननी बोलेंगे तो अपभ्रंश। जननी बोलेंगे तो अपभ्रंश होगा। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। और अब हम लोग पढ़ेंगे अपभ्रंश, जिनकी संख्या है 7, और इन्हीं 7 अपभ्रंशों से ही 18 बोलियां निकलेंगी। ठीक है, चलिए। ठीक है, हाँ, अब आइए अपभ्रंश।
अपभ्रंश। देखो अपभ्रंशों का समय कितना है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। हालांकि मैंने पिछले अभी उस पर 1500 लिख दिया था, वो गलत है, 500 से 1000 ईस्वी है इसका टाइम। ठीक है, सही कर लीजिएगा आप लोग। अब इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 7। देखो सबसे पहले सौर सेनी अपभ्रंश, सौर सेनी अपभ्रंश। उसके बाद खस अपभ्रंश, उसके बाद पैसाची अपभ्रंश, उसके बाद ब्राचड़ अपभ्रंश, उसके बाद महाराष्ट्री, उसके बाद मागधी, फिर अर्ध मागधी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 अपभ्रंश जो आपके सामने हैं, इन्हीं 7 अपभ्रंशों से हिंदी की 5 उप भाषाएं और 18 बोलियां आएंगी। ठीक है, देखो सौर सैनी अपभ्रंश। तो देखो सौर सैनी अपभ्रंश से एक तो सौर सैनी अपभ्रंश, यहां से आएगी पश्चिमी हिंदी। बहुत आता है एग्जाम में, पीसीएस के सी सेट वगैरह में देखिए बहुत बार पूछा गया है पश्चिमी हिंदी। तो देखो हिंदी की जो उपभाषा होगी उसमें मैं हिंदी लिख ही दूंगा। ठीक है, जो नहीं होगी उसमें नहीं लिखा होगा हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। उसके बाद गुजराती, उसके बाद राजस्थानी। देखो तो इनमें सिर्फ मैंने हिंदी पश्चिमी हिंदी में लिखा है, अर्थात हिंदी की एक उपभाषा यहीं से मिल गई, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, अब इन पश्चिमी हिंदी से जो है इनकी भाषाएं निकलेंगी, बोलियां निकलेंगी। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। उसके बाद में खस, खस अपभ्रंश जो है उससे पहाड़ी हिंदी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। उसके बाद में पैसाची, पैसाची से 2 बोलियां निकलेंगी, एक होगी पंजाबी और दूसरी होगी लहंदा। लहंदा। ब्राचड़ से निकलेगी सिंधी, सिंधी। महाराष्ट्री से निकलेगी मराठी।
मागधी से निकलेगी, एक तो निकलेगी असमिया, एक निकलेगी बंगला, एक निकलेगी उड़िया, और निकलेगी बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। ठीक है। अर्ध मागधी से निकलेगी पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो देखो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हो गई? एक, एक, हाँ राजस्थानी हिंदी भी है, ठीक है। दो, पहाड़ी हिंदी तीन, फिर देखो चार, और ये पांच। तो ये पांच उपबोलियां आपके सामने हिंदी की आ गई, और इन्हीं पांच उपबोलियों से हिंदी की 18, ये पांच हिंदी की उपभाषाएं हैं, इन्हीं से 18 बोलियां निकलेंगी। एग्जाम में बहुत आता है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश की है? सौर सेनी। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश की है? अर्ध मागधी। बिहारी हिंदी का अपभ्रंश क्या है? मागधी। तो ये इस तरह से सवाल बहुत आता है, फिर बोलियां भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे इनकी बोलियां 18 कैसे निकलती हैं। देखो पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी से निकलेंगी पांच। कितनी निकलेंगी? पांच। ये पांच कौन कौन है? देखो पहली निकलेगी बांगरू। कितने ऐसे लोग हैं जो बांगरू जानते हैं? बांगरू, बताओ, बांगरू भाषा का नाम सुना है? किसी ने बांगरू भाषा का नाम सुना है? सब लोगों ने सुना है, बताना नहीं चाहते हो। तेरी अखियों का ये काजल, सुने होगा ना? सपना चौधरी। बोले तो हरियाणवी। बांगरू को क्या कहते हैं? हरियाणवी। जैसे बिहार भोजपुरी बहुत ही इंटरेस्टिंग भाषा है, वैसे ही हरियाणवी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जहाँ ये दोनों नहीं होते हैं वहाँ कोई फंक्शन कंप्लीट या मज़ेदार नहीं होता है। जब तक बिहारी गाना ना बजे, अर्थात भोजपुरी गाना ना बजे और हरियाणवी ना बजे, तो मज़ा नहीं आता है। उसके बाद देखो यहाँ से निकली बुंदेली, बुंदेली। फिर यहाँ से निकली ब्रजभाषा, ब्रज। फिर यहाँ से निकली खड़ी बोली, खड़ी बोली। और इसी खड़ी बोली को एक और नाम दिया जाता है कौरवी। क्या नाम दिया जाता है? कौरवी। क्योंकि खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो मेरठ, और मेरठ ही इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, कौरवों का क्षेत्र, तो इसीलिए इसको को कौरवी भी कहा जाता है। राहुल संकृत्यायन जी ने इसको कौरवी नाम दिया था। और खड़ी बोली को ही आपकी राजभाषा माना गया है, अर्थात हिंदी को राजभाषा भारत में बनाया गया है। और उस राजभाषा में हिंदी की 18 बोलियों में से किस बोली को लिया गया? तो वो है खड़ी बोली, ठीक है। तो ये पांच हो गई। गुजराती हिंदी नहीं है तो वहाँ से हमको कोई मतलब नहीं है। अब राजस्थानी हिंदी हो गई, तो यहाँ से कितनी बोलियाँ निकलेंगी? तो देखो यहाँ से जो बोलियाँ निकलेंगी उसमें मेवाती, मलावी, जयपुरी, मारवाड़ी, ये हो गई।
फिर पहाड़ी हिंदी, हिंदी लिखा है तो हमको जहां हिंदी लिखा है वहीं से बोली निकालनी है 18, तो इसमें निकलेगी नेपाली। अब आपको बड़ा आश्चर्य हुआ होगा, भाई नेपाली हमारी भाषा है, हमारी 18 हिंदी की बोलियों में नेपाली है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में जो 18 भाषाएं हैं उसमें नेपाली है, समझ रहे हो। तो नेपाली, कुमाऊनी, कुमाऊनी, और उसके बाद आ जाएगी आपकी गढ़वाली। 3 यहां से हो गई। फिर आ जाओ आप बिहारी हिंदी, तो देखो बिहारी हिंदी से मगही, मैथिली और एक हो गई आपकी भोजपुरी। भोजपुरी, बड़ी हंसी आ रही भोजपुरी का नाम सुन के। दुनिया की सबसे रोमांटिक लैंग्वेज है ये। अगर किसी की जनाजे में भी जा रहे हो ना और ये बच जाए तो मुर्दा भी डांस करने लगता है, ठीक है। उसके बाद में पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी से जो निकली हैं उनमें आपकी छत्तीसगढ़ी, आपकी छत्तीसगढ़ी, आपकी अवधी, समझ लो उत्तर प्रदेश वालों, एग्जाम में बहुत आता है। अवधी किस अपभ्रंश की है, अवधी किस उपभाषा की है, समझ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ी, अवधी और एक और है बघेली, बघेली। तो अब आप काउंट करो कितनी बोलियां हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गई, 15 16। एक मिनट, कितनी हो गई, मैं गलत काउंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। हो गई टोटल, हो रही है 18, काउंट कर लो। सब पूछा जाता है। एक दो तीन चार, इसमें 4 ही हैं, आप लोग काउंट भी नहीं कर पा रहे हो। एक छूट गई कन्नौजी, ये पश्चिमी से ही निकलेगी कन्नौजी। अब 18 हो गई कन्नौजी। तो ये 18 बोलियां, इनकी उपभाषाएं। आपसे सीधे सवाल करेगा कि खड़ी बोली, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी राजभाषा में ली गई है खड़ी बोली, जिसको कौरबी भी कहा जाता है, और कौरबी नाम दिया राहुल सक्रांतान जी ने। और कौरबी, कौरबी क्यों कहा जाता है, क्योंकि कौरवों के इलाके की ये भाषा है, और आपकी राजभाषा में यही बोली ली गई है। तो इसका अपभ्रंश क्या है, अपभ्रंश है सौरसेनी। ये किस उपभाषा की है, तो पश्चिमी हिंदी। सवाल ऐसे करता है वो। अवधि का अपभ्रंश क्या है, तो अवधि का अपभ्रंश है अर्धमागधी। अवधि किस उपबोली की है, तो पूर्वी हिंदी की। ऐसे सवाल आते हैं, एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको बहुत ही आसानी से और सावधानी से और अच्छे ढंग से मैंने भाषा की उत्पत्ति से लेकर के बोलियों की उत्पत्ति तक बताया है, और वो समझ में आ गया होगा कि कैसे भाषा की उत्पत्ति हुई और उस भाषा में कैसे हिंदी आई, फिर हिंदी की 5 उपभाषाएं कैसे बनी जो अपभ्रंशों से निकली, और उन 5 उपभाषाओं से कैसे 18 बोलियां निकली। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बढ़ते हैं आगे। तो हमने देखा कैसे भाषा की उत्पत्ति हुई, भाषा का विकास कैसे होता है और उस भाषा में हमको क्या पढ़ना है, क्या ढूंढना है। तो हमको हिंदी तक पहुंचना है। तो भाषा के विकास के क्रम को एक बार पुनः मैं रिवाइज करता हूं। तो सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हिंदी। अपभ्रंशों की संख्या कितनी है? अपभ्रंशों की संख्या है 7। ये 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए आप लोग। इस 7 से बहुत ज्यादा जीके है, इसीलिए 7 को लकी नंबर बोला जाता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर 7, सप्ताह में दिन की संख्या 7, सुरों की संख्या 7। एक गाना भी है, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो समंदर भी 7, वैसे 7 नहीं है, 5 हैं। 5 महासागर हैं, ठीक है। समुद्रों की बात करें तो 7 ही है, मैं पढ़ाऊंगा आपको जियोग्राफी में। उसके बाद बताओ 7 में और क्या है भाई? फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 7, अब हैं 6, वो अलग बात है। और बताओ इंद्रधनुष में रंगों की संख्या 7। और सबसे बड़ी जो सजा तुमको मिलती है, अर्थात तुम्हारा ब्याह होता है, तो कितने फेरे लेते हो? 7। और बताओ 7। हमारा देश कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? 7। तो 7 से बहुत सारी चीजें हैं। और यहां पे भी 7। अपभ्रंशों की संख्या कितनी है? 7, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और अब देखेंगे भाषा के रूप। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? तो आप सब जानते हो, आप सब जानते हो भाषा के रूप। तो भाषा के रूप है 3। भाषा के रूप हैं 3 और उन 3 रूपों का सही क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। 3 रूपों में एक रूप है जिसका नाम है मौखिक, मौखिक, और दूसरा है लिखित, और तीसरा है सांकेतिक। अब बताओ क्या मैंने सही क्रम लिखा है? इसमें पहला नंबर क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा? अर्थात मानव ने अपने जीवन में भाषा के जिस रूप को सबसे पहले अपनाया वो पहला होगा। तो हम जब इस दुनिया में आए, हमने भाषा के किस रूप को सबसे पहले अपनाया? सांकेतिक या मौखिक या लिखित? भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है चीजों को समझने का, अपने विचारों को, भावों को आदान प्रदान करने का एक साधन है, ठीक है। तो भाषा की परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, इतने समझदार सभी लोग हो। आप ये बताइए कि मानव ने अपने जीवन में भाषा के किस रूप को सबसे पहले अपनाया? सांकेतिक या मौखिक? लिखित तो नहीं, क्योंकि बच्चा आते ही लिखी हुई चीजों को नहीं समझ पाता है ना। मौखिक, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है हम ही उसको बताते हैं बेटा पापा, मौसी, कुत्ता, बिल्ली, पेन, या आप उसको दूर से ऐसे दिखा देते हो तो वो समझ जाता है कि ये मार्कर है। ऐसा तो नहीं होता है ना, मतलब सांकेतिक नहीं है यार, सांकेतिक बता रहे हो। सांकेतिक का मतलब होता है संकेतों को समझना। भाई बच्चा समझ पाता है क्या? आप दूर से थंब दिखा उसको समझ जाएगा बेटा पापा क्या कह रहे हैं, आप बोलते हो उसको, और वो भी संकेत करके आपसे कुछ नहीं मांगता है। भूख लगती है चिल्लाता है, रोता है, इशारा नहीं करता है ना, ऐसे ऐसे पेट नहीं करेगा कि मम्मा खाना दे दे। सांकेतिक नहीं है, मौखिक भाषा है, उसके बाद लिखित आए और उसके बाद सांकेतिक है। अर्थात मानव ने अपने जीवन में भाषा के जिस रूप को सबसे पहले अपनाया उसको मौखिक भाषा कहा जाता है, और मौखिक भाषा को ही भाषा का मूल रूप भी कहा जाता है। यह सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है। तो हम इसको परिभाषित करते हैं, तो इसको क्या है कि मानव ने अपने जीवन में सबसे पहले इसको अपनाया, ठीक है। और यही क्या है, भाषा का मूल रूप भी है, यही भाषा का मूल रूप भी है। तो भाषा का मूल रूप भी है और मानव ने अपने जीवन में सबसे पहले इसी को अपनाया। उसके बाद देखिए लिखित भाषा क्या है। तो देखो विचारों को
विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिन लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। लिखित रूप कहते हैं। ठीक है। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों और संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? लिखित रूप। और ये लिखित रूप भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है। ये सवाल बहुत आता है, भाषा को स्थायित्व कौन प्रदान करता है? तो लिखित रूप। यह भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है। स्थायित्व प्रदान करता है। तो भाषा को स्थायित्व मतलब लिखी हुई चीजें आज भी रखी हुई हैं, लेकिन मौखिक भाषा को स्थायित्व प्रदान नहीं करता है। लेकिन वर्तमान टेक्नोलॉजी में यह भी गलत हो गया, आज रिकॉर्डिंग की हुई चीजें रखी रहती हैं। ठीक है। लेकिन फाइनली आपसे पूछता है कि लिखित भाषा अर्थात भाषा को स्थायित्व कौन प्रदान करता है? तो आप कहेंगे लिखित रूप। लेकिन लिखित रूप सार्थक कब साबित होगा? तो जब तक मूल रूप स्थायित्व में नहीं आएगा तब तक लिखित रूप सार्थक नहीं हो सकता। अर्थात अच्छा अर्थ नहीं निकलेगा जब तक चीजें आपने सुनी नहीं होंगी, सिर्फ पढ़ी। अगर पढ़ी होंगी, ठीक है, और अपनी समझ से ही लिखोगे तो उतना अच्छा नहीं बता पाओगे जब तक उसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब लिखित भाषा, मौखिक भाषा के उपरांत ही लिखित भाषा, मैं लिख देता हूं, मौखिक भाषा के उपरांत ही लिखित भाषा सार्थक होती है। ठीक है, यहां तक समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो सांकेतिक देखिए, सांकेतिक भाषा जो है, भाषा का ये जो रूप है, इसको बहुत सारे व्याकरणविदों ने भाषा का रूप नहीं माना, क्योंकि संकेतों के माध्यम से कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है कि भाई किसी ने कुछ इशारा किया और सामने वाला समझ कुछ और बैठा। तो इसको भाषा का रूप बहुत सारे व्याकरणविदों ने नहीं माना, लेकिन फिर भी यह भाषा का एक रूप है। अब यहां पर क्या होता है कि संकेतों के माध्यम से हमें चीजों को समझाना होता है। जैसे हम यहां पर लिखित चिन्हों और संकेतों का प्रयोग नहीं करते हैं। संकेतों अर्थात शारीरिक हाव भाव के माध्यम से हम चीजों को समझाते हैं। जैसे एक बार एक फौजी जब बॉर्डर पे शहीद हो रहा था तो उसने अपने मित्र से कहा कि मित्र जब घर जाना, तो कहता है मित्र जब घर जाना तो संकेतों में समझाना। घर जाना तो संकेतों में समझाना, और जब मां पूछे हाल मेरा तो सूनी कोख दिखा देना। घर जाकर मत बतलाना यारा, घर जाकर मत बतलाना यारा, संकेतों में समझाना, जब मां पूछे हाल मेरा तो सूनी कोख दिखा देना। अर्थात संकेत में समझा देना, बताना नहीं। तो यह है सांकेतिक भाषा। इसको हम परिभाषित करेंगे तो लिखेंगे लिखित चिन्हों व
संकेतों का प्रयोग ना करके शारीरिक हाव भाव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या बताया, बहुत व्याकरणविदों ने इसको भाषा का रूप नहीं माना। तो नहीं माना, क्यों नहीं माना वो मैंने आपको समझाया। तो भाषा के रूप कितने हैं? भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सबसे पहले मौखिक आएगा, फिर लिखित आएगा, फिर सांकेतिक आएगा। भाषा का मूल रूप क्या है? मौखिक। भाषा को स्थायित्व कौन प्रदान करता है? लिखित। लिखित भाषा कब सार्थक हो सकती है? जब मौखिक भाषा प्रचलन में हो। सांकेतिक भाषा में क्या होता है? वो भाषा का कौन सा रूप है जिसमें शारीरिक हाव भाव का प्रयोग किया जाता है? वो है सांकेतिक, इशारा करना। ठीक है। तो ये है भाषा के रूप। अब हम लोग समझेंगे भाषा के स्वरूप। अब क्या समझेंगे? भाषा के स्वरूप। अर्थात भाषा के स्वरूप, तो कहने का मतलब रूप तो देख लिया, ये स्वरूप क्या है? तो स्वरूप होता है रूप का ही बदलता हुआ रूप। भाई हमारे रूप क्या हैं? हम मनुष्य हैं, तो कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ठिंगना है, कोई लंबा है। तो ये हो गए रूप। स्वरूप क्या होगा? हम बच्चे थे, हम तरुण अवस्था में आए, वृद्धावस्था में पहुंच गए, तो ये क्या होगा? बदलता हुआ रूप। तो अब हम भाषा के बदलते हुए स्वरूप, अर्थात भाषा के बदलते हुए रूप को देखेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? स्वरूप। और उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगले एपिसोड में आएंगे। मैं एपिसोड क्यों कहता हूं? मैं एपिसोड इसलिए कहता हूं क्योंकि हम आपको एक चलचित्र की तरह चीजों को समझाते हुए लेके जाएंगे। तो एक बार फिर से अपनी लाइन को दोहराएंगे कि आप दीजिए हमको समय, आप समय दीजिए, हम सिलेक्शन देंगे। आप समय दीजिए, हम सिलेक्शन देंगे। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।